नमस्कार साथियों, कैबल्य द विज़डम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के पीवाईक्यू। जैसे कि आप देख रहे थे, मेरी बहुत दिन से क्लासेस नहीं हो पा रही थी और हमारा बहुत शेड्यूल भी क्या था, चेंज हो चुका था। तो मैं मान के चलता हूँ, आशा करता हूँ आपकी क्लासेस सब प्रॉपर रूप से चलेंगी और हमारी जितनी भी फैकल्टी हैं वो प्रॉपर आपको क्लासेस लेंगी। हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस गौना खान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? वो है कोयला, लोहा अयस्क, बॉक्साइट और जस्ता। तो सभी बताएंगे। तो किससे संबंधित है मेरे प्यारे साथियों? लोहा अयस्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? लोहा अयस्क से संबंधित है। अब बात करते हैं कि झारखंड के जो गुआना खान है कहां पर है? तो मेरे प्यारे भाई, ये सिंह भूमि, कौन सी? सिंह भूमि जिले में स्थित है। जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? सिंह भूमि जिले में स्थित है। यदि मैं बात करूं कि ये जो किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा अयस्क खान के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक अयस्क है जिसे बोलते हैं हेमेटाइट अयस्क। कौन सा है? हेमेटाइट अयस्क। कौन सा है? अयस्क की बात की जाए तो हेमेटाइट अयस्क। कौन सा? हेमेटाइट अयस्क। और हेमेटाइट अयस्क का क्या होता है? यहाँ पर उत्पादन होता है। क्या होता है? हेमेटाइट अयस्क का क्या होता है? उत्पादन होता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। संविधान के भाग डैश में निहित 12 से लेकर 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यानी कि ऐसा कौन सा अधिकार है हमारे संविधान में जो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है? तो मैं बात करूं, आपने देखा होगा आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो है उसे क्या बोलते हैं हम? मूल अधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? मूल अधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार बोलते हैं। और ये जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में है। अब मैं बात करूं, भाग 3 में है, किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल में है? कहां पर है? बात की जाए तो किस में है? भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में है। अब मैं बात करूं तो कहां से लिए गए हैं ये? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जिस समय हमारा मूल संविधान बना था, क्या बना था? मूल संविधान बना था। मूल संविधान में कुल अधिकार की मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार की बात करूं तो कितने थे? तो एक बार कमेंट्स करके बताएंगे तो कितने थे? 7 थे। लेकिन बात की जाए वर्तमान में, किसमें? वर्तमान में मूल अधिकार तो किसमें है? वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। आपको याद होगा एक संविधान संशोधन हुआ था जिसे बोलते हैं 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। और इस संविधान संशोधन के तहत एक अधिकार था जिसे बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार को हटाकर किस में रख दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटाकर किस में रख दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटाकर संपत्ति के अधिकार को हटाकर तो संपत्ति के अधिकार को हटाकर किस में रख दिया गया? कानूनी अधिकार में रख दिया। किस में रख दिया? कानूनी अधिकार में रख दिया। बात करें संपत्ति का अधिकार तो किस में है? भाग 12 में है। और मैं बात करूं आर्टिकल तो आर्टिकल 300 के ए में ये हमारे पास संपत्ति का अधिकार दिया गया है। किसका दिया गया है? संपत्ति का अधिकार दिया गया है। एक बार सभी कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये किस अभिक्रिया का है? धैन अभिक्रिया, योगराज अभिक्रिया, योगज अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हम बात करते हैं जो एथेनॉल है, एथेनॉल अम्ल का एथेनोइक अम्ल के साथ जो परिवर्तन होता है उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है, इसमें जो पदार्थ
होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के एक अणु को क्या कर देता है, खो देता है। क्या करता है, ऑक्सीकरण के एक अणु को, किसका, ऑक्सीजन के एक अणु को क्या कर देता है, खो देता है। अब बात करते हैं योगज अभिक्रिया। योगज अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, एक बार कमेंट्स करेंगे योगज अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मैं बात करूं योगज अभिक्रिया, तो योगज अभिक्रिया का सीधा मतलब होता है जब दो या दो से अधिक अणु मिलकर क्या करते हैं, एक अभिक्रिया बनाते हैं या एक उत्पाद बनाते हैं, तो वही उत्पाद क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, एक अभिक्रिया जो कहलाती है, एक नया उत्पाद बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, योगज अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे मैं बात करूं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, यदि हम योगज अभिक्रिया की बात करें, जब कार्बन और एक ऑक्सीजन मिलकर एक उत्पाद बनाती हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाई, योगज अभिक्रिया कहलाई। हम बात करते हैं दोहन अभिक्रिया। दोहन अभिक्रिया किसे कहते हैं, दोहन अभिक्रिया का मतलब है जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन या वायु के संपर्क में चलता है या दहन होता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो और ये जो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, मैं बात करूं ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। कौन सी है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। तो बताएंगे सभी, आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। अब बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया की मैं बात करूं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, बात करें कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। जैसे आप देख रहे हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जब किसी यौगिक के अणु में मौजूद मौजूद जो परमाणु होते हैं ना, जब किसी यौगिक के जब अणु अपने परमाणु को स्थान को क्या कर लेते हैं, अदल बदल कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, 2Na क्या है, 2Na प्लस H2O। तो आप देखेंगे सोडियम की जब अभिक्रिया हम किसके साथ करते हैं, ऑक्सीजन के साथ करते हैं, तो ये भी दो मान लेते हैं, तो क्या बनाते हैं, 2NaOH का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, 2NOH का निर्माण करते हैं, और क्या करते हैं, प्लस ऑक्सीजन देते हैं। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी मेरे प्यारे साथियों, आपके पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। मैं मान के चल रहा हूं सभी को, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, मोनोजाइट अयस्क भारत में इनमें से किस रेत में पाया जाता है। अब एक अयस्क का नाम है जिसे बोलते हैं मोनेजाइट अयस्क। अब जो मोनेजाइट अयस्क है ये किस राज्य में पाया जाता है, एक केरल, आपने सुना होगा विकल्प है केरला, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा। तो ये जो पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, केरल की मिट्टी में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, जो केरल का जो रेत है, केरल के रेत में पाया जाता है। कहां के, केरल के रेत में जो ये है अयस्क पाया जाता, इसे बोलते हैं मोनोजाइट अयस्क बोलते हैं। और ये जो है थोरियम का एक अयस्क है। तो याद रखेंगे, मोनोजाइट जो है किसका अयस्क है, थोरियम का अयस्क है। किसका है, थोरियम का अयस्क है। यही बात करूं, ये जो थोरियम का अयस्क है, जो थोरियम है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो सभी बताएंगे जो थोरियम है, थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो बताएंगे सभी एक बार कमेंट्स करके। तो बताएंगे बच्चों थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कितना होता है थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 90 जो होता है थोरियम का परमाणु क्रमांक होता है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है फोटो इलेक्ट्रॉनिक, किसमें, फोटो इलेक्ट्रॉनिक और नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रॉनिक, फोटो इलेक्ट्रॉनिक और नाभिकीय उत्पादन में किया जाता है। किसमें, फोटो इलेक्ट्रॉनिक और नाभिकीय उत्पादन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक और नाभिकीय उत्पादन में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अटल पेंशन योजना में शामिल होने वाले अभिदाता बनने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो अटल पेंशन योजना है,
क्या होती है अटल पेंशन योजना और इसे कब लागू किया गया, और इसके प्रमुख तथ्यों को भी हम साथ के साथ समझेंगे। अटल पेंशन योजना है क्या चीज आखिर? तो आपने देखा होगा कि जो अटल पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र, कहने का मतलब है अटल पेंशन योजना को, किसको, अटल पेंशन योजना, कौन सा है, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना को कब प्रारंभ किया गया था? 2015 में प्रारंभ किया गया था, और इसमें 18 से लेके 40 वर्ष तक के सभी व्यक्ति क्या है, योग्य हैं, जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। किसमें कार्य करते हैं? असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। वो सभी व्यक्ति इसमें क्या है, योग्य हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो संगठित क्षेत्र है। यानी कि सीधा बोला जाए तो जो व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, वही अटल पेंशन योजना के लिए क्या है, पात्र हैं। अब हम बात करेंगे, सभी समझ में आ रहा होगा। अगला है मानव नरों के वृषण, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली क्यों पाई जाती है? आपने देखा होगा, जो एक नर है यानी कि एक मनुष्य है, और मनुष्य में भी बात की जाए, जो नर होते हैं, नर के जो वृषण गुहा है और उदार गुहे के पीछे एक नीचे एक थैली लटकी होती है, उस थैली का क्या उपयोग है? तो मेरे प्यारे साथियों, जो हमारे शुक्राणु होते हैं, एक पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं, उनके तापमान को स्थिर रखने के लिए, उसके तापमान को 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने का क्या करते हैं, ये प्रमुख कार्य करती है। और यही रीजन है, वो हमारे थैलेनुमा अंडकोश में क्या रहते हैं, शुक्राणुओं को क्या करते हैं, बनाने में क्या करती है, मदद करती है। क्या करते हैं, शुक्राणु में बनाने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया में अपचायक के रूप में कार्य कौन करता है? तो सभी बताएंगे अपचायक क्या होता है और क्या अपचायक की क्रिया है। विकल्प है, यानी कि क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 3CO 2Fe प्लस CO2। तो इसमें ये कार्य क्या करता है, कौन सा अपचायक के रूप में कार्य करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, अपचायक के रूप में कार्य करती है। बात आता है अपचायक क्या होता है और उपचायक क्या होता है, तो बताएंगे एक बार कमेंट्स करके, अपचायक और उपचायक क्या होता है, अपचायक और उपचायक क्या होता है। अब मैं बात करूं, अपचायक और उपचायक में कौन इलेक्ट्रॉन दाता होता है और कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो बात करें, जो अपचायक होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है। कौन अपचायक जो होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है। कौन होता है, ये इलेक्ट्रॉन दाता होता है। और जो उपचायक होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रही होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्रही होता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप त्रिभुज का गुण नहीं है? तो सबसे पहले समरूप त्रिभुज, समरूप का मतलब होता है तीन, इस तरह से एक त्रिभुज है, वो क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। इसका कौन सा गुण नहीं है? संगत भुजाओं का अनुपात, बिल्कुल सही बात, संगत भुजाओं का अनुपात संघर्ष शीर्ष लंबों के अनुपात के इक्वल होता है। आपके मैथ के टीचर ने पढ़ाया होगा, जो समबाहु त्रिभुज होता है, यानी कि सम त्रिभुज, समरूप त्रिभुज होता है, उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है। अगला है, किन्हीं दो कोणों का अनुपात किन्हीं दो माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। यही गलत है, क्योंकि किसी दो कोणों का अनुपात दो माध्यिकाओं के बराबर नहीं हो सकता। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये भी सही है। संगत भुजाओं का अनुपात संगत परिमाणों के अनुपात के बराबर होता है, तो ये सही है। तो इसका रॉन्ग आंसर की बात करें, तो किन्हीं दो कोणों का अनुपात किन्हीं दो माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर नहीं होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, कि अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में धात्विक गुण का सही क्रम कौन सा है? कौन सा क्रम बढ़ते हुए में है? तो देखा जाए कि धात्विक गुण, जिसमें धातु के कारण धातु की उत्पत्ति या धातु ज्यादा होती है, वो क्या कहलाता है, धात्विक गुण कहलाता है। अब वही धात्विक गुण जब कहलाता है, तो धात्विक गुण में बोला जाए तो इन चार में देखा जाए, मैग्नीशियम, सोडियम, बेरिलियम
और CS। तो सबसे ज्यादा सबसे कम किस्म होती है मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, फिर बेरियम, फिर CS। तो इसका सही क्रम क्या होगा? MgNaBaCS इसका क्या होगा? सही क्रम होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला है सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, जो सागा दावा उत्सव है तो कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो कहाँ पर मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? सागा दावा जो उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। किस मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। और ये बौद्धों का एक उत्सव होता है। क्या है? बौद्धों का उत्सव है। और इस दिन क्या होता है? ये इस दिन एक महीने तक क्या है? इस दिन से एक महीने तक क्या होता है? जुलूस निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? जुलूस निकाले जाते हैं। और साथ ही साथ जो पुस्तक होती हैं, पुस्तकों का वितरण किया जाता है। क्या किया जाता है? पुस्तकों का वितरण किया जाता है। और सागा दावा उत्सव जो होता है मेरे प्यारे साथियों, एक कैलेंडर होता है जिस कैलेंडर को हम बोला जाता है चंद्र कैलेंडर। क्या बोलते हैं हम उसे? चंद्र कैलेंडर। और चंद्र कैलेंडर के अनुसार ये बोला जाता है जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म चौथे महीने में हुआ और उनका निवारण भी कहाँ होता है? चौथे महीने में होता है। इस कारण इसको क्या बोला जाता है? चंद्र ग्रहण के यानी कि चंद्र कैलेंडर के अनुसार चौथे महीने में हम लोग क्या करते हैं? इसे मनाते हैं। अब बात करते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा उत्सव है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, पेपर में पूछा जाता है। तो बताएंगे सभी कमेंट्स करके कौन सा है। आपने एक उत्सव सुना होगा जिसका नाम है मोपनी उत्सव। कौन सा है? मोपिन उत्सव। मैं बात करूं मोपिन उत्सव कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। बात करें केरल की तो केरल का कौन सा है? ओणम जो उत्सव होता है वो कहाँ का है? केरल का है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबको पता है दिवाली और होली सबसे ज्यादा मनाई जाती है, ये इसका उत्सव है। बात करते हैं मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एक उत्सव है जिसे बोलते हैं भगोरिया उत्सव। कौन सा उत्सव बोलते हैं इसे? भगोरिया उत्सव बोलते हैं। भगोरिया उत्सव याद रखेंगे। कौन सा उत्सव? भगोरिया उत्सव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? भगोरिया उत्सव बोलते हैं। और ये जो भगोरिया उत्सव है आदिवासी जनजाति के एक समूह के द्वारा इसे मनाते हैं। ठीक है, मैं मान के चलता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और मैं मानता हूं आपकी ये जो क्लासेस है आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, संसाधनों का संदर्भनीय के लिए इनमें से कौन सा कथन या कौन सा सही प्रयोग है? संसाधनों का हम संधारणीयता के लिए कौन सा प्रयोग है? हम संसाधनों का सही रूप से क्या क्या उपयोग करना चाहिए? आपने देखा होगा आवश्यकता ना होने पर लाइट और पंखों को बंद कर देना चाहिए। ये आप सभी जानते हैं। आप जब आवश्यकता नहीं है फालतू की हम लाइटें क्यों खर्च करें? ये भी आंसर सही होगा। सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करें। तो मैं मान के चलता हूं ये संसाधनों के लिए, साधारणता के लिए सही विकल्प नहीं होना चाहिए। दूसरा है जल के संरक्षण के लिए टपकाने वाले नलों की मरम्मत कराएं। यदि आपको जल संरक्षण करता है, यदि आपके नल टप रहे हैं, उन टपके हुए नलों के क्या करानी चाहिए? मरम्मत कराना चाहिए। ये मैं मानकर चलता हूं, ये भी आपका विकल्प ठीक है। वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? ACD सभी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन की बात करूं, अगला है अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इकोनॉमिक के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है औसत नियत लागत वक्र का ढलन नीचे की ओर होता है। ये बात ठीक है। जो औसत नियत लागत जो होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? ये ढलान नीचे की तरफ होता है। लंबे समय में सभी इनपुट नियत होते हैं मेरे प्यारे साथियों। नियत नियत नहीं होते बल्कि फ्लेक्सिबल होते। क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। लंबे समय तक यदि रहते हैं तो उनमें क्या आता है? परिवर्तनशील आता है और लचीलापन महसूस होता है। और फर्म में जितना लचीलापन होगा और उतना ही इनपुट क्या होगा? स्पिट रहेगा, यानी कि उतना ही अच्छा कार्य करेगा। अगला है कुल लागत परिवर्तन लागत कुल लागत के योग होते हैं। और ये भी आपका कथन सही है।
अगला कथन है वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी होती है? जो आपने देखा होगा समताप मंडल है, समताप मंडल में क्या है जो ओजोन मंडल है, ओजोन क्षय जो होती है हमारे क्या है यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण होती हैं। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी किरणों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। यही आंसर सही होगा। आपसे यही पूछ लिया जाता है जो समताप मंडल है, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? मैं ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई कितनी होगी? 18 से लेके 32 किलोमीटर तक इसकी क्या है? ऊंचाई है। ऊंचाई की बात करूं 18 से लेके 32 किलोमीटर तक इसकी मोटाई हो सॉरी ऊंचाई होती है। अब बात करें कि जो ओजोन परत है, ध्रुवों पर ओजोन परत की जो मोटाई है वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। क्या होती है? ओजोन परत की मोटाई ध्रुवों पर क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और जो समताप मंडल हैं और सप्ताह मंडल पर जो तापमान होता है वो एक समान होता है और यहाँ पर मौसमी दशाएं नहीं होती। इसी कारण वायुयान आपने देखा होगा मौसमी घटनाएं ना होने के कारण इस ये क्या होते हैं वायुयान उड़ाने के समक्ष या वायुयान उड़ानों की मौसमी दशाएं होती हैं। इसमें हम आसानी से वायुयान को क्या कर सकते हैं? उड़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।